आशीष गुड मॉर्निंग, अनुज गुड मॉर्निंग। मुनाफे के फ्रंट पर अगर आप देखें, जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट वो 5,961 करोड़ था। कंपनी ने जो दिखाया है वो 5,797 करोड़ का आंकड़ा है, तो वहां पर एक डेफिनेट मिस है। ब्याज से आय बढ़ी जरूर है 27%, 11,958 करोड़ पर यह आई। प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिखाई दी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, 359 करोड़ से बढ़कर प्रोविजनिंग का आंकड़ा 1,035 करोड़ के आसपास आ खड़ा हुआ है। एसेट क्वालिटी पर अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर सुधार जरूर है, 2% से घटकर 1.96% पर ग्रॉस एनपीए आता हुआ दिखाई दिया। नेट एनपीए थोड़ा सा स्टेबल है, 0.39% से 0.41% के आसपास आया है, तो ये इनफैक्ट एसेट क्वालिटी के नंबर्स हैं। लेकिन यहां पर जो स्थिति निराश करेगी आपको वो मार्जिन्स है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स ये लोएस्ट है पिछले 3 तिमाहियों में, धीरे धीरे करके दबाव बना है और अब ये 4.1% पर आ गए हैं वर्सेस 4.22%। तो एनआईएम्स को लेकर थोड़ी सी दिक्कत उभर कर आ जरूर रही है। एडवांसेस और साथ ही साथ डिपॉजिट का आंकड़ा भी अब आपके सामने पेश करेंगे। एडवांसेस के लिहाज से स्थिति बेहतर है, 28 क्वार्टर में सबसे बढ़िया एडवांसेस देखने को मिले हैं, 25% का इजाफा ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली आधार पर सिर्फ 1.5% तक का इजाफा। डिपॉजिट ग्रोथ में 17% तक की बढ़त देखने को मिल रही है, जहां पर कंपनी बेसिकली कह रही है कि सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स में ज्यादा इजाफा बनता दिखाई दिया है, वो करीब 22% बढ़े हैं। जब हम एडवांसेस की बात कर रहे थे तो रूरल लोन्स करीब 22% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं ईयरली बेसिस पर, लेकिन क्वार्टरली उतनी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। और स्मॉल बिजनेस लोन्स भी 46% ऊपर है, एनुअलाइज्ड बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सिर्फ 8% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ऑपरेटिंग नंबर्स ज्यादा नर्म दिखाई दिए हैं, वहीं से निराशा हाथ लगती दिखाई दी है। जेपी मॉर्गन हाउएवर ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 1000 का टारगेट है इनका। जेफरीज भी ओवरवेट है और इनका जो टारगेट है वो करीब करीब 1200 है। तो ठीक है, मिले जुले जिस तरह से इसके पीयर सेट्स ने कई पॉकेट्स में आउट परफॉर्म करा था वो मिस कर रहा है। कारोबारी मुनाफा ठंडा अपने सारे पीयर से, निम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए पर वो सीजनैलिटी एट प्ले है, तो सभी के निम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं पर इनके बैक टू बैक 3 क्वार्टर के लोज पे निम्स पहुंच गए, ये अलग कहानी। प्लस थोड़ी सी एसेट क्वालिटी का डिटोरिएशन है, तो थोड़ा सा एक्सिस बैंक इफ्स एंड बट्स वाले। गावा सर, हरे में या लाल में रखेंगे? आईसीआईसी बैंक जब आपने पढ़ा था तो आई एम श्योर एक्सिस भी टटोला जरूर होगा रात में। बिल्कुल टटोला था, और कल बीटीएससी पे भी ये स्टॉक मैंने दिया था, एक्सिस बैंक। यहाँ पर 970 का स्टॉप लॉस दिया था, 976 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मुझे 990 से 1000 ये जोन है, एक्सिस बैंक जा सकता है। एक्सिस बैंक कल दिया था, इसलिए मैंने भी आज आईसीआईसी बैंक दिया। तो मुझे बैंकिंग क्षेत्र में अपमूव था नजर आता है। बैंकिंग में अपमूव है भाई, एक्सिस में तेजी का मन है, ब्रोकरेजेस के भी टारगेट्स अच्छे खासे 1000-1200 रुपए के आसपास के आते हुए 975 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अवस्थी साहब, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक, एक चुनना, आई एम श्योर दोनों होंगे, एक चुनना तो कौन से के साथ गो टू कौन सा है पॉकेट? मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट एक्सिस बैंक में आपको ज्यादा मिलेगा, और तो रीरेटिंग होने के से जो अपसाइड गुंजाइश बनती है वो भी बननी चाहिए। और हम ये मान रहे हैं कि अगले 2 साल में ज्यादातर बैंक्स में रीरेटिंग होगी, जहां प्राइस टू बुक मल्टीपल्स थोड़े कम है। तो कंपैरेटिवली एक्सिस बैंक के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स कम है, और मुझे लगता है Q2 ऑनवर्ड्स एक ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दिखेगी ज्यादातर बैंक्स में। इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है क्लियरली आशीष, लेकिन नंबर्स की ट्रेजेक्ट्री आईसीआईसीआई की ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मतलब वो कॉल आपको लेना है। हालांकि 1 साल का मूव आप देखेंगे तो एक्सेस काफ़ी चल चुका है, आईसीआईसीआई ज़्यादा एक्चुअली एक्सेस चला है। तो अब पता नहीं मार्केट का फोकस कहाँ पर होगा, मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि मार्केट का फोकस अभी भी आगे कुछ टाइम के लिए शायद आईसीआईसीआई पर रहे, बेटर कंपेयर टू एक्सिस बैंक। हालांकि एक्सेस के नंबर्स भी कोई इतना ऐसा हाउलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। मेरे ख्याल से हाँ, स्ट्रीट प्राइसिंग करके कुछ भी चल रही हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर बहुत ही खराब है, स्टॉक 5-6-10% नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और लोअर लेवल पे बाइंग भी आएगी, क्योंकि बैंक्स में मोमेंटम स्ट्रांग है। तो अगर आज लोअर लेवल पे मिले तो मुझे लग रहा है कि बाइंग आएगी लोअर लेवल से एक्सिस बैंक में भी। भाई वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, प्लस गावा सर कह रहे हैं टेक्निकली भी साउंड है, पसंद आ रहा है, तो रिजल्ट्स मिले जुले हो सकते हैं, लेकिन पोजीशनिंग बुरी नहीं है स्टॉक की। चलिए देखते हैं कैसे बिहेव करता है। इफ्स एंड बट्स वाला है थोड़ा सा आज का सेशन के लिए, गिरावट में हो सकता है, लो लेवल से रिकवरी देखने को मिले। ये पहला निफ्टी का नंबर। दूसरा निफ्टी का नंबर था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज।
रेड्डीज। हर्षदा, कैसे रहे नंबर्स? डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है आशीष। वैसे कल सिप्ला के भी नंबर्स हम देख रहे थे, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो डॉक्टर रेड्डीज के केस में आप देखिए, प्रॉफिट का आंकड़ा है 1400 करोड़ का। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 1040 करोड़ के फिगर का, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी 6738 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जहां पर 6477 करोड़ का अनुमान था। वहीं अगर आप इबिट देखें, 1670 करोड़ के अनुमान के सामने कंपनी ने डिलीवर किया 2137 करोड़ का इबिट। मार्जिन्स हालांकि थोड़े से दबाव में है, 34% के मार्जिन्स 31.7% पर आए हैं, लेकिन यहां पर भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था मार्जिन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बेसिस पॉइंट पर आएंगे, लेकिन 30% पर कंपनी ने इन्हें स्थिर रखा है। अब नॉर्थ अमेरिका या फिर यूएस बिजनेस दरअसल इस परफॉर्मेंस को लीड कर रहा है, जहां पर 79% रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिली है। इमर्जिंग मार्केट्स में 28% का इजाफा, रशिया बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिया बिजनेस है जहां पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी क्लियरली विजिबिलिटी देख रही है अमेरिकी बिजनेस में और भी ड्रग लॉन्चेस की, और उस लिहाज से वो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगे हाथ में सन फार्मा पर भी एक कमेंट कर दूं, क्योंकि टैरो इनकी सब्सिडरी के नंबर्स आए हैं और कंसोलिडेटेड बेसिस पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो टैरो के नंबर्स में ये हुआ है कि सेल्स $158 मिलियन के आसपास है, हल्का सा इजाफा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिल रहा है, 21% तक की गिरावट है। यहां पर एक ऑपरेटिंग लॉस देखा गया है $7.9 मिलियन का, उसी के चलते वो प्रेशर आता हुआ एक वन ऑफ है, जिससे ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है करीब करीब $1.5 मिलियन का। नेट इनकम में जैसे हमने मेंशन किया, ग्रोथ नहीं है, $14 मिलियन से घटकर $10 मिलियन के आसपास आंकड़ा आया है। अब इलारा कहती है कि यूएस की तरफ से प्रेशर बन रहा है टैरो के बिजनेस में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर 4 से 5% ये कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल अर्निंग्स पर, तो उसका एक ड्रैग देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ सिप्ला ने यूएस को लेकर ज्यादा बेहतर कमेंट्री दी थी, डॉक्टर रेड्डीज की यूएस को लेकर कमेंट्री अच्छी है, लेकिन टैरो के केस में वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ अब आशीष, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, इसको कैसे अप्रोच करना है आपको। डॉक्टर रेड्डीज की हम बात कर चुके हैं, नंबर्स अच्छे थे, सिप्ला जितने अच्छे नहीं थे, प्लस पोजीशनिंग डॉक्टर रेड्डीज की ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी, और डॉक्टर रेड्डीज के केस में एक रेवलिमिट का एक वन ऑफ इम्पैक्ट भी था। मुझे लग रहा है आज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सन फार्मा में, क्योंकि सन फार्मा वैसे स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्निकली एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट करीब है सन फार्मा, और यहाँ पर अगर इस टैरो की वजह से अगर आपको डिक्लाइन मिलती है, देखिए अगर सिप्ला ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया यूएस में, डॉक्टर रेड्डीज ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया यूएस में, तो सन फार्मा दिखाएगा। हाँ, टैरो ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, ठीक है, टैरो इनकी सब्सिडरी है, टैरो ने दिखाया वो अलग बात है, लेकिन आज मुझे लग रहा है इसमें अगर टैरो की वजह से नॉक आ गया ना, इमीडिएटली बाइंग आएगी, क्योंकि फार्मा में मोमेंटम है इस समय, और सन फार्मा नंबर 1 फार्मा स्टॉक है। इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको एज अपॉर्चुनिटी देखें, अगर आज टैरो की वजह से अगर आपको सन फार्मा नीचे मिल जाए लोअर लेवल पर, तो जो भी आज का लो होगा मेरे ख्याल से उसमें और 20-30 रुपये जोड़ दीजिए, उसके हिसाब से अगर आप एक स्टॉक समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर पूछेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही आपको मार्केट में करना होता है कि कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए बेसिकली। अगर इन नंबर्स पे सन फार्मा करेक्ट हो रहा है तो अच्छे मौके होंगे एक बुलिश स्टॉक में एंट्री पाने के। डॉक्टर रेड्डीज रेवलिमिट यानी कि उसकी कैंसर की दवा जेनरिक, बहुत अच्छे टॉप डाउन बीट है, अमेरिका पॉजिटिव सरप्राइज कर रहा है, क्यू ऑन क्यू मार्जिन में तगड़ा एक्सपेंशन है, इनफैक्ट जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता है उससे कहीं बेहतर मार्जिन आते हुए, ये नए लॉन्चेस हैं जो कमाल कर रहे हैं सबके लिए। डॉक्टर रेड्डीज बहुत तेजी दिखा रहा है, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब ने रख भी दिया है। सतपथे साहब, अब ये किस हद तक फैक्टर्ड इन हो गया तो कहना मुश्किल है, चार्ट्स कैसे प्लेस्ड है, वॉल्यूम प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? आशीष जी देखिए, अगर आप डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और प्रोबेबली आज एक यहाँ पे टिक मिल सकता है, जो इसको 52 वीक हाई, अर्लियर 52 वीक हाई था करीबन 5615 के आसपास, वो एक बार के लिए हिट हो सकता है। बट आशीष जी एक बात और भी है कि यहाँ पे ऑलरेडी रैली हो चुकी है, रैली अच्छी है, स्ट्रेंथ में है, और मूव भी अच्छा मिला है। तो अगर खुलते ही ये 5600-615 के आसपास खुलता है, तो वहां पे मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे 5400 के स्टॉप लॉस के साथ, 5400, 5615, 5620, ये इसका टारगेट है जो पेंडिंग है। देखते हैं रिएक्शंस इवन सिप्ला में किस तरह का फॉलो थ्रू मिलता है कल के वो जाते जाते बढ़िया मूव्स के बाद।
रडार पे सन फार्मा अपने आम टैरो के कमजोर नंबर्स के बाद, रडार पे डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा रिजल्ट, लेकिन ऑलरेडी बहुत तेजी स्टॉक में बनी हुई है। तो फार्मा आज की फोकस पॉकेट। फार्मा के साथ एफएमसीजी जोड़ देते हैं। टाटा कंज्यूमर रडार पे है, हालांकि डाबर मानस के रडार पे ऑलरेडी आया हुआ है। मानस, टाटा कंज्यूमर देख के रखिएगा, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, नंबर्स कैसे है? नतीजे अच्छे आशीष। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, EBITDA और मार्जिन्स पर हमने देखा है उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। प्रॉफिट का आंकड़ा 337 करोड़ पर आया, 332 करोड़ का अनुमान था, 22% तक की ग्रोथ है। रेवेन्यू 3741 करोड़, 12% बढ़कर आया है ये फिगर, और 3745 का अनुमान था, तो वो रफली इनलाइन ही है। EBIT लेवल पर देखें 545 करोड़ का आंकड़ा, और ये भी इनलाइन है नंबर। मार्जिन्स में हल्का सा इजाफा, 14.6% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अब यहां पर आप देखिएगा, इंडिया बिजनेस में 15% तक की ग्रोथ है, अनुमान था 10 से 12% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। और इंडिया में खासतौर से फूड बिजनेस जो है, वहां पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 24% है, और ये रफली इन लाइन है क्योंकि 23 से 25% के ग्रोथ का अनुमान था। बेवरेजेस बिजनेस में करीब 10% की ग्रोथ है और 3% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल बिजनेस 7% बढ़ता हुआ, 10 से 12% के ग्रोथ का अनुमान था, तो वो दरअसल थोड़ा सा कम प्रदर्शन दिखा रहा है। ग्रोथ बिजनेस इज 20% ऑफ ब्रांडेड सेल्स। नरिश्को का रेवेन्यू करीब 60% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टारबक्स के रेवेन्यू पर कंपनी की तरफ से जो टिप्पणी आई है, वो बेसिकली कह रहे हैं कि यहां पर करीब करीब 21% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल। 16 नए स्टोर्स इन्होंने जोड़े हैं, और 4 नए शहरों में स्टारबक्स उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे वैसे टाटा कंज्यूमर के अच्छे हैं, अच्छे इन लाइन जो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं इन नंबर्स से। मानस, टाटा कंज्यूमर। देखिए, यहाँ पर सेटअप अच्छा है आशीष जी। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला था, 20 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया। ब्रेकआउट के लिए तैयार है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 850 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि जो 2021 के हाईज है 890 रुपए, उसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो केवल एक इंतजार करिए एक ब्रेकआउट का। अगर 890 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेश खरीदारी 890 रुपए के ऊपर करेंगे, लेकिन आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करिए 850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये मानस को फुल फ्रेम पे डालिएगा जरा। मानस को फुल फ्रेम में देखिए आप, और बताइए मानस किसके फैन है? माइकल जॉर्डन। अरे नहीं, मानस जायसवाल अपने खुद के फैन है। अच्छा, चौथा है निफ्टी का नंबर क्विकली। अच्छा, माइकल जॉर्डन याद आया आपको? मुझे लगा माइकल जैक्सन याद आएगा। वो प्रायोरिटीज होती हैं आशीष। मैं मतलब लेकिन मानस अपने खुद के मैं फैन। बास्केटबॉल जब देखना शुरू किया था तब माइकल जॉर्डन ही थे। वैसे इससे मुझे वो जब भी मेट याद आ गई, जिसमें करीना कपूर कहती है ना, मैं अपनी सबसे बड़ी फैन हूँ। तो गरम मूवी थी वो वैसे। हर्षदा, टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा आज का सबसे खराब प्रदर्शन वाला तिमाही रही है इनके लिए, क्योंकि बाकी सभी के नंबर्स हमने देख लिए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे हर पैरामीटर पर दरअसल कंपनी ने खराब प्रदर्शन दिखाया। प्रॉफिटेबिलिटी में 38% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर रेवेन्यू 4% घटा है, ये आया है करीब करीब 1601 मिलियन डॉलर पर, लेकिन कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिचुएशन और भी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 1.8 से 2 मैक्सिमम 2.5% कांस्टेंट करेंसी डिक्लाइन, कंपनी ने 4.2% तक का डिक्लाइन दिखाया है, और बाकी सभी पीयर्स के सामने ये सबसे खराब कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा है। मार्जिन्स के फ्रंट पर भी हमने देखा है करीब 11.2% के मार्जिन्स घटकर 6.8% पर आए हैं, तो यहां पर खासा प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। वर्टिकल वाइज टेलीकॉम जो कंपनी के लिए सबसे रेलेवेंट वर्टिकल है, 9% तक की गिरावट, रिटेल में 0.3% की गिरावट, BFSI में 0.3% की गिरावट, मैन्युफैक्चरिंग इनके लिए लगभग 2% डिलीवर करके दिया है, और टेक्नोलॉजी और दूसरे बिजनेसेस में हल्का सा इजाफा जरूर है। टीसीवी के लिहाज से कंपनी ने एक म्यूटेड टीसीवी डिलीवर की है $359 मिलियन की, जो ये पिछले क्वार्टर $592 मिलियन के आसपास थी। नोमुरा बाय कॉल दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, जेफरीज ने साफ कह दिया अंडर परफॉर्मर है, 900 का टारगेट नीचे की तरफ। इनफैक्ट टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी का कहना है कि दरअसल जितना बुरा ये क्वार्टर रहा है उतने आगे के क्वार्टर्स नहीं होंगे। इनफैक्ट उनका यह भी मानना है कि आगे ग्रोथ पर कंपनी फोकस जरूर करेगी।
बहुत उम्दा क्वार्टर नहीं रहा है और इसके आगे उम्मीद यही है कि यहां से इंप्रूवमेंट ही होगा, यहां से हम लोग बेटर ही होंगे। मार्केट में जो एआई का शिफ्ट है उसका हम फायदा उठाना चाहते हैं कि हमारे पास में ट्रेंड मैन पावर है और कैसे अपने आप को रीपर्पस करें। तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेट है और ये भी मानना है कि ये वाला क्वार्टर हम अपनी जिंदगी में फिर वापस रिपीट नहीं करना चाहते। ये वीकनेस तो ग्लोबल है, ये वीकनेस तो इस सेक्टर में हर जगह दिख रही है। तो आई मे बी स्लाइटली मोर होता है यूरोप में, थोड़ी ज्यादा वीकनेस हो, पर वीकनेस तो हर जगह दिख रही है। तो इन बिटवीन द लाइन नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता खराब परफॉर्मेंस को रिपीट। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बॉटम आउट हो गया है, अभी तो कोई बता ही नहीं सकता, पर नहीं करना चाहते। मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं फिर से फेल हो थोड़ा ना चाहूंगा, हो गया तो दूसरी टीचर की गलती है। पर टेक महिंद्रा दिक्कत वाले नंबर्स है भाई साहब। अच्छा, मार्जिन्स कोलैप्स हो गए और उसके बाद टीसीवी कमजोर है। भाई मार्जिन्स गिर रहे हैं, धंधा आ रहा है तो भी समझ में आता है, पर ये एनवायरमेंट चैलेंजिंग है। ये हर कमेंट्री इससे पहले मैनेजमेंट्स दे चुके, टेलीकॉम को लेकर दिक्कतें हैं। वो टेक महिंद्रा के रिजल्ट दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है। बहेती साहब बहुत होप्स राइड करी थी नए सीईओ, वो होंगे जब नए सीईओ साहब अदबार संभालेंगे दिसंबर एंड के बाद से, जब गुरनानी साहब स्टेप डाउन करेंगे तो हो सकता है जलवे दिखाएं। वो अभी दूर की कौड़ी है। बहुत एक्सेसेस हमने ऑलरेडी बिल्ट इन कर ली थी स्टॉक में, इसलिए करेक्ट होना शुरू हो चुका है। क्या लग रहा है चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, चार्ट्स पे तो वीकनेस है, बट हमारी सलाह रहेगी कि अगर आज कोई गैप डाउन मिलता है तो उसे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं तरह यूज करें। इनफैक्ट जिनके पास भी शॉर्ट्स है 1100 के करीब अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार शॉर्ट्स को कवर कर ले। जिनके पास भी शॉर्ट्स है वो स्टॉप लॉस एक 1130 का एक स्टॉप लॉस अब मेंटेन करें शॉर्ट्स में। ठीक है, टेक महिंद्रा भाई दबाव में खोले तो शॉर्ट वॉट ना करें। पैनल है, बहेती साहब भी है, बातचीत कर ली जाएगी इनसे कि जहां खुला है, जिस तरह का दबाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद क्या हाव भाव है, कुछ ट्रेड वेड लेना है नहीं लेना है, वो बाद में अभी अवॉइड कर देते हैं। इस खबर के बाद नंबर्स कमजोर है, देखते हैं क्या बिहेव करेगा। एक काम और, पहले और रिजल्ट्स पे जाऊंगा उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज वापस रडार पे, हैवीवेट्स रडार पे हैं, तो इसीलिए अपफ्रंट डिस्कस करना अलग से जरूरी। इसको लेकर भी खबर है। हजदा क्या अपडेट है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो फाइनेंशियल है वो उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ दरअसल हाथ मिलाए हैं और एक बड़ी एंटिटी यहां पर लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीब $150 मिलियन दोनों कंपनियों की तरफ से आएगा। जियो ब्लैक रॉक में 50-50% हिस्सेदारी दोनों एंटिटीज की रहेगी और कई सारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ब्लैक रॉक की फिर से एंट्री हो रही है इस मार्केट में और धमाकेदार दरअसल एंट्री होती हुई दिखाई देगी। जेवी जैसे अप्रूवल हो मिलेगा उसके बाद वो ऑफ कोर्स ऑपरेशन शुरू होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन लार्जली ये एसेट मैनेजमेंट बिजनेस पर दोनों कंपनियां फोकस करती हुई दिखाई देंगी। तो क्लियरली ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी टैप करते हुए दिखाई देंगे, एक बड़े बेस को एड्रेस करेंगे और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी दोनों एंटिटीज की तरफ से आ रहा है। तो ये इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन बाकी जो एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं उन पर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि डर यही है कि मार्केट शेयर बड़े पैमाने पर ब्लैक रॉक जियो फाइनेंशियल की तरफ से जाता हुआ नजर आ सकता है। अमित जी, रिलायंस का स्टॉक कल अच्छे मूव्स दिखा रहा था। जी आशीष जी, रिलायंस का स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है। इनफैक्ट इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2490 के आसपास आता है। स्टॉक ने वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया। 2475 2490 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कल के सत्र में हमने एक अच्छा बुलिश कैंडल देखा। तो अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश पोजीशन अगर इन भाव के आसपास मिलती है तो बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 2490 का और मुझे लगता है 2575 तक के टारगेट्स हम रिलायंस में देख सकते हैं। मैं बहेती साहब के पास नहीं गया, लेकिन दरअसल ये बहेती साहब का कल का प्रेफर्ड, बहेती साहब कल का था ना सुबह का पिक? आशीष जी परसों का था, जब ये गिर रहा था तब हमने बोला था कि एक अच्छा सपोर्ट जोन पर है और यहाँ पे जरूर एक बाय इनिशिएट करना चाहिए। बहुत बढ़िया मूव्स बने। थैंक यू इस कॉल के लिए। दिग्गज स्टॉक पे इस तरह का कॉल देना, और आज के लिए भी फ्रेश व्यू आ गया अमित सेठ साहब की तरफ से। डिस्क्लेमर प्लेट चला दी डायरेक्टर साहब ने, लेकिन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई भी ट्रेड वेड लेना हो तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बातचीत कर लीजिएगा। इस शो के अलावा भी एक काम करें,
बाकी के नतीजे और खबरें जो इंपॉर्टेंट हैं सारी डिस्कस कर लेते हैं अप फ्रंट। हर्षदा, कौन कौन से? कोलगेट पर भी नजरें रहेंगी आज आशीष, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन काफी अच्छा है। 273 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया। रेवेन्यू 1323 करोड़ पर आए, 11% का इजाफा देखने को मिल रहा है। इबिट लेवल पर 418 करोड़ का आंकड़ा आपको दिखाई देगा और मार्जिन 27% से बढ़कर 31% पर आए हैं। दरअसल एड स्पेंड्स 13.7% पर रहे हैं, स्टेबल रहे, उसमें इजाफा नहीं मिला है आया है, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ टूथपेस्ट सेल्स इनकी डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है और हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं। हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। रूरल मार्केट्स में रिकवरी के पहले साइंस देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है। यहां से मामला और पूरा एनवायरनमेंट और बेहतर होने के आसार है। आरईसी दूसरी तरफ ब्याज से आय घटी है। 3,415 करोड़ का यह आंकड़ा आया है, 12% का डिक्लाइन। प्रॉफिट में ऑफ कोर्स 21% का इजाफा, लेकिन यहां पर एक अदर इनकम का कंपोनेंट है और अदर इनकम लगभग 500 करोड़ के आसपास है। हालांकि मार्जिन्स इनके देखेंगे तो ये 8 क्वार्टर के लो पर है, 3.28% के आसपास ये मार्जिन्स आ खड़े हुए हैं। डिसबर्समेंट ईयर ऑन ईयर 174% बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। 34,000 करोड़ के आसपास के डिस्बर्समेंट्स। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में आप देखेंगे 17% का इजाफा देखने को मिल रहा है। 4.5 लाख करोड़ का वो फिगर देखने को मिला। दूसरे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से रेडार पर कर आरबीएल बैंक फोकस में था और यहां पर खबर यह थी कि एमएनएम शायद ओपन मार्केट से स्टॉक खरीदता दिखाई दिया है। दोनों एंटिटीज आरबीएल और एमएनएम ने कंफर्म किया है कि एमएनएम ने इनफैक्ट 3.53% अतिरिक्त हिस्सा 417 करोड़ में खरीदा। 197 रुपए के प्राइस पर दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि एमएनएम ये भी क्लैरिफाई करता है वो 9.99% से अपनी हिस्सेदारी इस एंटिटी आरबीएल में नहीं बढ़ाएंगे, कुछ और हिस्सा खरीदेंगे, लेकिन इस लेवल के ऊपर वो हिस्सेदारी नहीं जाएगी। आरवीएनएल आज फोकस में, जहां पर आज ओएफएस खुल चुका है। 5.36% हिस्सा सरकार बेचती हुई दिखाई देगी। नॉन रिटेल के लिए दरअसल आज वो ओएफएस खुलता हुआ, याद रखिए सरकार की 78.2% के आसपास की हिस्सेदारी है। प्राइस जो है वो 119 रुपए प्रति शेयर है। कल रिटेल निवेशक इस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और मैरिको में भी अपडेट आया है। इन्होंने दरअसल कुछ इन्वेस्टमेंट किया था एक D2C प्लेटफॉर्म जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाने वाली कंपनी है प्लिक्स, उसमें, और अब कंपनी कह रही है वो अतिरिक्त हिस्सा पिकअप करती हुई दिखाई देगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 58% के आसपास का रहेगा और जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आ रहा है 369 करोड़ कंपनी उसमें डालती हुई दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट सारी खबरें रडार पे रखिएगा। अच्छा, कोलगेट से याद है वो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मिस नहीं किया था, उनके रडार पे था, पर इतनी हेडलाइन हुई थी कि उन्हें कहीं ना कहीं कॉल लेना पड़ा कि निफ्टी वाले ही लेके जाएंगे हेडलाइंस में। ये कहानी है स्टॉक्स की। क्विकली अब यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का समय, हमने मुनाफे की तैयारी निपटा दी है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे पहला सौदा के साथ।